हेलो नमस्कार दोस्तों, जियो विद मनी सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम संसाधन भूगोल की सीरीज पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने संसाधन भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ा था और अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर साल एग्जाम में जरूर आता है। तो देखिए इसको आप, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों को हम अलग अलग आधारों पर बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आधार होता है उपयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन और उद्देश्य के आधार पर संसाधन, और एक होते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आधार है उपयोग के आधार पर संसाधन। उपयोग के आधार पर संसाधनों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन, दूसरा प्रकार है अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन, और तीसरा प्रकार होता है चक्रीय संसाधन। इसमें पहला प्रकार है नव्यकरणीय या असमाप्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनको एक से अधिक बार उपयोग में लिया जा सकता है, यानी उनकी पुनः प्राप्ति संभव है, जिनको असमाप्य संसाधन भी कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए वन संसाधन है, वन को एक बार काटे जाने के बाद में इनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से पवन है और सौर ऊर्जा है, तो ये नव्यकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं, यानी ये समाप्त नहीं होते हैं। और दूसरा प्रकार होता है अनव्यकरणीय या समाप्य संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोग में लेने के पश्चात वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। यदि कोयला और पेट्रोलियम को एक स्थान से निकाल लिया जाए, पूरी तरह से खनन कर लिया जाए, तो दोबारा उत्पादित होने में उसको लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये संसाधन एक बार उपयोग में लेने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। और तीसरा प्रकार होता है चक्रीय संसाधन, यानी जिनका हम चक्रीय रूप में उपयोग में ले सकते हैं, यानी एक से अधिक बार उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि जल संसाधन, जल को हम अलग अलग रूपों में काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार से लौह अयस्क हैं, तो लौह अयस्क को भी हम अलग अलग रूपों में काम में ले सकते हैं, यानी इसके चक्र के रूप में हम काम में लिया जा सकता है। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में बांटते हैं, जिसमें एक तो आता है जैविक संसाधन और एक आता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन के अंतर्गत वे आते हैं जिनकी उत्पत्ति होती है, यानी जिनमें जीवन क्रिया पाई जाती है, यानी जितने भी सजीव प्राणी होते हैं वो जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानव हैं, यानी जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सभी जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें जो कोयला और पेट्रोलियम है, कोयला और पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो भी जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण भी जीवाश्मों के अवशेष और वनस्पति के दबने से होता है। इस कारण कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों को जैविक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरे आते हैं अजैविक संसाधन, यानी जिनमें कोई निश्चित जीवन क्रिया का अभाव पाया जाता है और पृथ्वी में विद्यमान जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो सभी अजैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि पवन है, मृदा है, पर्वत हैं, पठार हैं, यानी ये सभी जिनमें जीवन क्रिया नहीं पाई जाती है, निर्जीव पदार्थ होते हैं, उन्हें अजैविक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से जो अगला वर्गीकरण है वो है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर हम संसाधनों को ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ के रूप में बांट सकते हैं। इसमें पहला वर्गीकरण आता है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन यानी जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या जो भी साधन होते हैं उनको चलाने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, समाप्य ऊर्जा संसाधन और असमाप्य ऊर्जा संसाधन। समाप्य ऊर्जा संसाधन यानी ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनको एक बार काम में लेने के पश्चात उन्हें उत्पादित नहीं किया जा सकता है, या एक बार काम में लेने के पश्चात तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं और प्राकृतिक गैस हैं, ये समाप्य ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। एक होते हैं असमाप्य ऊर्जा संसाधन, यानी ये कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे पवन है, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है,
ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा है। यह हमें प्रतिदिन हमें प्राप्त होती है, तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से पवन ऊर्जा है, तो पवन है तो निरंतर चलती रहती है। ऐसे ज्वारीय ऊर्जा है जो ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। और इस तरह से जो भूगर्भ के अंदर जो पाए जाने वाला ताप है उससे उत्पन्न ऊर्जा, तो ये सभी असामयिक ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से कच्चा माल है, तो कच्चा माल भी कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें खनिज आधारित कच्चा माल होता है। खनिज आधारित कच्चा मालों में जो कि भूगर्भ से प्राप्त होते हैं उनमें लौह अयस्क है, तांबा है, सीसा है, जस्ता है और बॉक्साइट। तो इस तरह से ये खनिज हैं जो भूगर्भ से प्राप्त होने वाले खनिज हैं। जैसे बॉक्साइट हैं, तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। उसी तरह से वनस्पति आधारित कच्चा माल होता है, जिसमें लकड़ी है, गोंद है, लाख है, कुछ तरह के शैवाल भी हैं, जड़ी बूटियां हैं जो कि कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। और कृषि आधारित कच्चा माल भी होता है, जैसे रबड़ है, गन्ना है, जैसे गन्ना कच्चा माल से चीनी बनाई जाती है। कपास एक कच्चा माल है, जिसे कपास के माध्यम से सूती वस्त्र बनाया जाता है। और एक पशु आधारित कच्चा माल भी होता है जो पशुओं से प्राप्त होते हैं। और खाद्य पदार्थ एक तो खनिज आधारित होते हैं। खनिज आधारित में हम रख सकते हैं जैसे कि चट्टानी नमक, जो खनिजों से प्राप्त होता है, जो खाने के काम में लिया जाता है। उसी प्रकार से वनस्पति आधारित भी कच्चा माल होता है जो खाने के काम में आते हैं, जैसे कंदमूल, फल है, गोंद इत्यादि वगैरह होते हैं। और पशु एवं जीव जंतु आधारित कच्चा माल होता है, यानी खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें दूध है, दुग्ध पदार्थ आते हैं, और भी जैसे मांस है, तो आदि पदार्थ जो खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसी तरह से जो अगला वर्गीकरण का आधार है वह स्वामित्व के आधार पर या अधिकार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, यानी किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति है, या इसका कोई भी किसी भी तरह का अपना धन है, उसका ज्ञान है, उसका चरित्र है, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से राष्ट्रीय संसाधन यानी किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारत देश के पास में बेलाडीला की लोहेस की खान है, तो वो स्वयं की एक राष्ट्रीय संसाधन है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया देश है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की कालगोल्डी और कुलगाड़ी सोने की खान है, तो उसका वो राष्ट्रीय संसाधन है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका है, तो उसकी किम्बरले की हीरे की खान है, तो उसका राष्ट्रीय संसाधन हो सकती है। और इसमें तीसरा जो प्रकार आता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये सार्वभौमिक संसाधन के रूप में होते हैं, जिनका अधिकार विश्व के पूरे समुदाय या प्राणी वर्ग का होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सागरीय संसाधन, सागरीय संसाधन को पूरे विश्व के लोग काम में ले सकते हैं। चाहे पवन संसाधन है, जल संसाधन, यानी जिन पर अधिकार पूरे विश्व का होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसी तरह से ये तो हमने संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन अभी जो संसाधनों का वर्गीकरण जिम्मरमैन महोदय ने भी दिया था, तो जिम्मरमैन महोदय ने संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा है, जिसमें नव्यकरणीयता के आधार पर और दूसरा था प्राप्ति के आधार पर। नव्यकरणीयता के आधार पर यानी ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उनके आधार पर। तो नव्यकरणीयता के आधार पर भी संसाधनों को दो भागों में बांटा है, परिवर्धनीय संसाधन और अपरिवर्धनीय संसाधन। यानी परिवर्धनीय संसाधन यानी ऐसे संसाधन जिनका पुनः नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे कि उत्पादक भूमि, यानी भूमि एक बार अनुपजाऊ होने के बाद में उसमें खाद वगैरह का प्रयोग करके उसे पुनः उत्पादित भूमि के रूप में बदला जा सकता है। इसी तरह से जल है, वन्य जीव हैं, तो वन्य जीवों का संरक्षण करके उनमें वृद्धि की जा सकती है। और सागरों में पाई जाने वाली मछलियां हैं, तो यानी इनको पुनः उत्पादित या इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। और जो दूसरा इनका प्रकार है वह है अपरिवर्तनीय संसाधन, यानी जिनको हम एक बार में काम में लेने के पश्चात पुनः उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जैसे कि इनको भी दो भागों में बांटा, एक तो संचित संसाधन और एक है पुनः संचित संसाधन। संचित संसाधन के अंतर्गत वे आते हैं जिनके पृथ्वी के अंदर सीमित मात्रा में भंडार हैं,
जैसे कि कोयला और खनिज तेल, यानी इनको एक बार काम में रहने के पश्चात हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दूसरे आते हैं पुनः संचित संसाधन। इसमें गंधक है, टिन है और फास्फेट, यानी इनमें कुछ तरह से संरक्षण करके और इनमें अभिवृद्धि की जा सकती है, तो कुछ मात्रा में इनको संचित किया जा सकता है, इन्हें पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। और इसी तरह से प्राप्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ संसाधन, विरल संसाधन और एकल संसाधन के रूप में बांटा जा सकता है। जिनमें सर्वसुलभ संसाधन वे होते हैं जो पृथ्वी पर सभी जगह हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि जल है, सभी को प्राप्त हो जाता है, और वायु है और मृदा है, तो ये सर्वसुलभ संसाधन की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा प्रकार होता है सामान्य सुलभ संसाधन, जो पृथ्वी पर थोड़ी उसके साथ में हमें प्राप्त हो जाते हैं, यानी इसके लिए थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ता है। जैसे कृषि योग्य भूमि है, हर जगह उपलब्ध नहीं होती है लेकिन सामान्यतः उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह से चारागाह भूमि है। और विरल संसाधन जो पृथ्वी के बहुत चुनिंदा स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि लौह अयस्क है, तो लौह अयस्क की विश्व के मुख्य स्थानों पर मिलते हैं, हर जगह लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। इसी तरह से सोना है, चांदी है, कोयला है और पेट्रोलियम है, यानी इनके निश्चित स्थान पर ही भंडार पाए जाते हैं। और एक प्रकार होता है एकल संसाधन। एकल संसाधन विश्व में इसके एक आदि स्थान होते हैं जहाँ पर एक एकल संसाधन के रूप में पाए जाते हैं, जिनमें जैसे कि एक आता है क्रायोलाइट संसाधन, ये केवल ग्रीनलैंड द्वीप पर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण और जिम्मरमैन के अनुसार हमने वर्गीकरण पढ़ा था। तो इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें, और संसाधन भूगोल का इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा कोर्स करवाया जाएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।